हेलो दोस्तों, आज हम आपको 12th क्लास सब्जेक्ट हिस्ट्री और चैप्टर का नाम है यात्रियों के नज़रिए, जिसमें हमने 4 टॉपिक या क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए दोस्तों समझते हुए चलते हैं इन टॉपिक या क्वेश्चंस को। दोस्तों, हमें नॉलेज होनी चाहिए कि मनुष्य शुरू से ही ज्ञान का पक्ष धर रहा है। ज्ञान की तलाश में उसने अलग अलग देशों की यात्राएं की। इन हालातों में भारत में दुनिया के अलग अलग देशों से समय समय पर विदेशी लोग, यात्री, विद्वान जन आते रहे और भारत के बारे में उन्होंने अलग अलग ग्रंथों को लिखा। तो दोस्तों, इस लेसन में हम अल-बरूनी, फ्रांसवा बर्नियर और इब्न बतूता जैसे विद्वानों पर, लेखकों पर बल देते हुए चलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है अल-बरूनी। अल-बरूनी उज्बेकिस्तान के थे। अल-बरूनी के द्वारा अरबी भाषा में किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद ग्रंथ का निर्माण किया गया, जिसमें 80 पाठ हैं। दोस्तों, किताब उल हिंद ग्रंथ के माध्यम से हमें भारत के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे उस समय भारत में धर्म का क्या स्वरूप था, दर्शन का क्या रूप था, रीति रिवाज का क्या स्वरूप था, मापन विधियां कैसी थी, कानून व्यवस्था का स्वरूप कैसा था। बात आती कि अल-बरूनी द्वारा जो अपना ग्रंथ किताब उल हिंद ग्रंथ लिखा गया, उसमें किस शैली का उपयोग किया गया। तो अल-बरूनी ने लिखने के लिए अरबी भाषा का उपयोग किया। अल-बरूनी के द्वारा प्रत्येक अध्याय के शुरू में आरंभ में प्रश्न दिया गया, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन किया गया और बाद में उसकी कंपेयर किए गई। तो अल-बरूनी द्वारा ग्रंथ के निर्माण के लिए जो पद्धति अपनाई गई, उसमें आरंभ में एक प्रश्न होता था, बाद में उसका एक्सप्लेनेशन किया गया और बाद में उसकी कंपेयर की गई, जिससे अल-बरूनी के ग्रंथ काफ़ी अलग हटकर अलग स्वरूप में हमें दिखाई देते हैं। अल-बरूनी एक बड़ा गणितज्ञ, दार्शनिक, सीरियाई, फारसी, हिब्रू और संस्कृत भाषाओं का जानकार था। अल-बरूनी द्वारा भाषा ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अलग अलग लोगों से समय समय पर विचार विमर्श किया गया, उनके साथ काफ़ी हद तक रहा। भारत में महमूद गजनवी के समय में अल-बरूनी भारत आया। अल-बरूनी द्वारा भारत में जाति प्रथा के बारे में क्या कुछ लिखा गया। जाति प्रथा, भारत में जाति प्रथा का स्वरूप वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जिसके अनुसार हिंदू समाज को 4 भागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया। अल-बरूनी का मानना था कि जिस तरह भारत में जात पात का स्वरूप है, वैसा ही स्वरूप दुनिया के अलग अलग देशों में भी है। यहाँ तक कि फारस में भी सामाजिक वर्गों का स्वरूप है, जिसमें समाज को अलग अलग भागों में या 4 भागों में बांटा गया। परंतु अल-बरूनी का मानना था कि भारत में जाति व्यवस्था का जो स्वरूप है वह अन्य देशों की तुलना में काफ़ी नकारात्मक है। अल-बरूनी का विश्वास था कि अपवित्रता का समाज में कोई आधार नहीं है। उनकी बिलीविंग थी, उनका विश्वास था कि कोई भी वस्तु अगर अपवित्र होती है तो वो पवित्र स्थान पाने के लिए प्रयास करती है। इस संदर्भ में उन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए। पहला एग्जाम्पल दिया कि जिस तरह हवा का स्वरूप हर स्थान पर अलग अलग होता है, कुछ स्थानों पर दूषित वायु होती है, कुछ स्थानों पर अलग स्वरूप होता है। तो उन्होंने स्पष्ट किया कि जिस तरह हवा सूर्य के माध्यम से, सूर्य किरणों के माध्यम से स्वच्छ हो जाती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल समुद्र का दिया कि पूरे विश्व की गंदगी समुद्र में गिर रही है। समुद्र में मौजूद नमक उस गंदगी को तुरंत साफ कर देता है। तो दोस्तों, जाति प्रथा के बारे में उनके विचार क्लियर थे कि जाति प्रथा का कोई अस्तित्व नहीं है, इसे समाप्त होना चाहिए। इसके अलावा पवित्र कोई नहीं है, सभी पवित्र रूप में है। बात आती है अल-बरूनी के भारत अध्ययन के समय क्या प्रमुख बाधाएं आई। अल-बरूनी भारत में काफ़ी समय तक रहा। भारत के बारे में अल-बरूनी द्वारा काफ़ी कुछ लिखा गया। ऐसी स्थिति में अल-बरूनी के सामने कुछ दिक्कतें आई, जैसे भाषा संबंधी दिक्कतें। अल-बरूनी अलग अलग भाषाओं से संपन्न था, जैसे सीरियाई, फारसी, हिब्रू एंड संस्कृत, परंतु फिर भी उसने महसूस किया कि संस्कृत भाषा को ग्रहण करने को लेकर कुछ समस्याएं हैं, वो पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा ज्ञान को। इसके अलावा धर्म एंड प्रथाओं को लेकर, धर्म का अलग अलग होना और अभिमान को लेकर, क्योंकि भारत में अलग अलग लोगों के बीच में अभिमान का स्वरूप था, संपूर्ण जानकारी अल-बरूनी को प्रदान नहीं की गई। लेकिन इन सब के बावजूद भी अल-बरूनी द्वारा किताब उल हिंद या तहकीक हिंद ग्रंथ का जो निर्माण किया गया वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा और हमें मध्यकाल की भारतीय की स्थिति का संपूर्ण ज्ञान उसके ग्रंथ से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर फ्रांस से संबंधित, उनकी बुक का नाम था ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। फ्रांसवा बर्नियर एक बड़े राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, चिकित्सक और इतिहासकार के रूप में थे। फ्रांसवा बर्नियर द्वारा भारत का अध्ययन करते समय पूर्व और पश्चिम की तुलना की गई।
फ्रांसवा वर्नियर ने भारत की तुलना में यूरोप को श्रेष्ठ रूप दिया। यही कारण है कि फ्रांसवा वर्नियर ने भारत के बारे में जो कुछ लिखा उसमें हमें कुछ असंगतियाँ नजर आती है, कुछ नकारात्मकता हमें उसमें देखने को मिलती है। फ्रांसवा वर्नियर ने भारत के बारे में भूमि स्वामित्व, समाज, वातावरण और सम्राट के बारे में बताया। भूमि स्वामित्व के बारे में मानना था। फ्रांसवा वर्नियर ने स्पष्ट किया कि भारत में निजी भू स्वामित्व का अभाव है, यानी निजी भूमि का कोई अस्तित्व नहीं है, सम्राट ही समस्त भूमि का मालिक है। यदि हम फ्रांसवा वर्नियर के इस विचार को देखें तो हमें महसूस होगा उनके इस विचार में काफ़ी नकारात्मकता थी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि समाज अमीर और गरीब दो ही भागों में विभक्त है, मध्यम वर्ग का कोई स्वरूप नहीं है। इसके अलावा उन्होंने भारत के बारे में बताया कि भारत का वातावरण दूषित है, दलदल से भरपूर है, बंजर भूमि है, खराब हवा का रूप है, अस्वास्थ्यकर वातावरण है। सम्राट के बारे में बताया कि उसका स्वरूप निरंकुश है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा फ्रांसवा वर्नियर के भारत संबंधी विचार। हम देखते हैं कि उनके भारत संबंधी विचार आमतौर पर नकारात्मक रहे। इसके पीछे मुख्य कारण भारत की कंपेयर यूरोपीय कंट्रीज से करना रहा, जिससे उनका लेखन काफ़ी हद तक नकारात्मक रूप में, आलोचनात्मक रूप में नजर आता है। लेकिन उस सब के बावजूद वर्नियर द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए उनको अलग अलग लोगों, विद्वानों के द्वारा अपनाया गया। वर्नियर का प्रभाव, मॉन्टेस्क्यू एक बड़े यूरोपीय विद्वान जिन्होंने वर्नियर के ग्रंथों के बेस पर प्राचीन निरंकुशवाद का सिद्धांत दिया। प्राचीन निरंकुशवाद की शासक वर्ग के हाथ में संपूर्ण सत्ता होती है और वे जनता पर अत्याचार करते हैं। इसी तरह आगे चलकर कार्ल मार्क्स द्वारा एशियाटिक उत्पादन प्रणाली का सिद्धांत दिया गया। एशियाटिक उत्पादन प्रणाली का सिद्धांत कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि अधिशेष उत्पादन के पश्चात लाभ का एक बड़ा हिस्सा अधिशेष राज्य के पास रह जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप समाज में समतावादी समाज की स्थापना होती है। तो दोस्तों, हमने पढ़ा फ्रांसवा वर्नियर, उनकी पुस्तक ट्रेवल इन मुगल एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इब्न बतूता, जो मोरक्को के रहने वाले थे। उनकी बुक का नाम रिहला। इब्न बतूता का विश्वास था कि जो ज्ञान हम अपनी आंखों से साक्षात अपने सामने देख सकते हैं, वह ज्ञान पुस्तकों के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसी का परिणाम था कि 22 साल की अवस्था में घर से वो निकल गए ज्ञान प्राप्ति के लिए। 30 साल घर से बाहर रहे। तो दोस्तों, मान सकते हैं उनकी थिंकिंग के बारे में कि किस तरह ज्ञान प्राप्ति के उनके मन में एक आकांक्षा या लालसा थी। इब्न बतूता, बुक का नाम रिहला, थे मोरक्को से रिलेटेड। उनका विश्वास था कि पुस्तकों के स्थान पर यात्राओं से प्राप्त ज्ञान महत्वपूर्ण है। यही कारण है उन्होंने दुनिया के अलग अलग देशों की यात्राएं की, जिनमें मक्का मदीना, सीरिया, इराक, फारस, यमन, ओमान, पूर्वी अफ्रीका, इसके अलावा चीन, श्रीलंका, मालदीव और मालाबार की उन्होंने यात्राएं की। 1933 में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में भारत आए और उन्हें काजी पद पर नियुक्त किया गया। इब्न बतूता द्वारा भारत के बारे में काफ़ी बातों का उल्लेख किया गया, जैसे संचार प्रणाली। इब्न बतूता ने स्पष्ट किया कि भारत में संचार प्रणाली का स्वरूप मध्यकाल में काफ़ी श्रेष्ठ रूप में था। दिल्ली से सिंध की यात्रा करने में जहाँ 50 दिन लगते थे, वहीं संचार 5 दिन में हो जाता था दिल्ली से सिंध के बीच। इब्न बतूता स्पष्ट करते हैं कि भारत में 2 प्रकार की संचार प्रणालियाँ थी। पहले का नाम था अश्व डाक व्यवस्था और नेक्स्ट नाम था पैदल डाक व्यवस्था। अश्व डाक व्यवस्था का दूसरा नाम उलूक है, जिसमें हर 4 मील की दूरी पर अवस्थान होते थे, यानी रुकने का स्थान होता था। जबकि पैदल डाक व्यवस्था का नाम दावा है, जिसमें प्रति मील पर 3 अवस्थान होते थे। पैदल डाक व्यवस्था अश्व डाक व्यवस्था की तुलना में काफ़ी तेज थी। यही कारण है कि खुरासान के फलों आदि के संदर्भ में, व्यापार के संदर्भ में भी इसका उपयोग होता था। इब्न बतूता ने भारतीय शहरों के बारे में लिखा। भारतीय शहरों के अंतर्गत उसने 2 शहर, दिल्ली यानी दिल्ली और दौलताबाद महाराष्ट्र का उल्लेख किया। इब्न बतूता स्पष्ट करते हैं कि शहर, नगर प्राचीर से घिरा हुआ है। प्राचीर की चौड़ाई करीब 11 हाथ चौड़ी है, जिसमें घुड़सवारों के लिए, पैदल सैनिकों के लिए चलने के लिए रास्ते हैं। जगह जगह भंडार गृह बनाए गए हैं प्राचीर के अंदर, ताकि वहाँ गोला बारूद या रसद आदि को रखा जा सके। नगर में 28 द्वार हैं। इसके साथ ही इब्न बतूता स्पष्ट करते हैं कि कब्रों पर गुंबद बनाए गए हैं, जिन स्थानों पर
कब्रों पर गुंबद नहीं है, वहाँ पर फुलवारी वगैरह का व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, बाजारों के बारे में, व्यापार के बारे में इब्न बतूता स्पष्ट करता है कि भारत का विदेशी व्यापार काफ़ी प्रभावी था। महीन मनवल की पूरे विश्व में मांग थी। इसके अलावा रेशम, जरी, साटन आदि पूरे विश्व में भारत से जाते थे। इसके अलावा शहर समृद्ध थे, बाजार में चमक दमक, भीड़ भाड़ आदि का स्वरूप बना हुआ था। गांव के उत्थान के रूप में शहर काम करते थे। इसके अलावा इब्न बतूता ने भारत में मौजूद नारियल तथा पान के बारे में बताया, नारियल की विशेषताएं कि किस तरह उसका अलग अलग संदर्भों में इस्तेमाल होता है, और पान के बारे में बताया कि इसके पत्तों को खाया, पत्तों का उपयोग खाने स्वाद या खाने के रूप में होता है। इब्न बतूता ने दास प्रथा के बारे में बताया कि दासों का उपयोग आमतौर पर लेन देन में होता है, उपहार के रूप में होता है, और दासों का उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। दासों की स्थिति आमतौर पर सकारात्मक रूप में थी। कुछ स्थानों पर भेदभाव के सिचुएशन होते। महिलाओं के बारे में बताया कि मध्यकाल में महिलाएं कृषि कार्यों में, उत्पादन कार्यों में, व्यापार कार्यों में संलग्न थी, परंतु महिला वर्ग को सती प्रथा जैसी कुप्रथा का भी सामना करना पड़ता था। दोस्तों, हम पढ़ते हैं कि इब्न बतूता ने जो यात्राएं की, उन यात्राओं के सामने क्या कुछ दिक्कतें आई, तो इब्न बतूता के सामने कुछ बाधाएं या कठिनाइयां भी आई। जैसे समय समय पर डाकुओं के आक्रमण का सामना करना पड़ा, अकेलेपन की सिचुएशंस भी आई, रोग बीमारी आदि की सिचुएशंस भी आई, और कई बार यह थिंकिंग पैदा हुई कि घर वापस लौटा जाए। लेकिन उन सब के बावजूद भी इब्न बतूता निरंतर आगे बढ़ता रहा। दोस्तों, अब हम पढ़ना चाहेंगे भारत में कुछ और भी यात्री आए हैं, जैसे अब्दुल रज्जाक जो फारस के थे, जिन्होंने दक्षिणी भारत की यात्रा की, विजयनगर साम्राज्य का उल्लेख किया। महमूद वली बल्खी, दुर्वात बरबोसा यूरोपीय विद्वान, मनु की इटली से रिलेटेड, इसके अलावा तैवनिया। तो दोस्तों, यात्रियों के नज़रिए लेसन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।